हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे पहले बात करूंगी कार्ड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, बट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। सबसे पहले डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। फिर 52 कार्ड्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है? उनको डिवाइड किया जाता है 4 सब कॉलम्स में: डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। स्पेड और जो क्लब होते हैं ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर में होते हैं। ठीक है। 52 को किस तरह इन 4 में डिवाइड किया जाता है? 13 के पेयर्स में इन सब में 52 को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर फर्दर डायमंड को, हार्ट को, स्पेड को, क्लब को किस तरह डिवाइड किया जाता है? जो फर्स्ट की डिवीजन होगी वही सबों की होगी। ठीक है। डायमंड की मैं बात करूं, इसमें आ जाते हैं और इसमें नंबर आते हैं 2 से 10 तक। टोटल मुझे यहाँ पर 13 डिवाइड करने हैं। सबसे पहले आएगा किंग, क्वीन, जैक। ठीक है। फिर ये जो ए यहाँ पर आएगा एस, एस जिसको हम इक्का भी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर? एस जिसको हम इक्का भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर एस हो गया, किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा। ये कितने बन गए? 4। और 2 से 10 तक देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कितने बन गए कार्ड? 9। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13 कार्ड। तो डायमंड को हमने 13 कार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। सेम डिवीजन हार्ट की होगी, सेम डिवीजन स्पेड की होगी और सेम डिवीजन क्लब की होगी हमारे पास। इन सब की डिवीजन जो है वो हमारे पास सेम होगी। ठीक है। अब आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा कार्ड कितना क्या होता है। ठीक है। अब इक्वेशन करते हैं। जैसे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स। मैंने क्या कहा? स्पेड 13 है और मुझे कितने स्पेड चाहिए? 2 स्पेड चाहिए मुझे। 2 नंबर जो है स्पेड में, टोटल 13 में से मुझे कितने चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो स्पेड का मेरे पास 2 आना चाहिए। कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स में से। तो टोटल आउटकम कितना होना चाहिए? 2 जो है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एस आया, एस भी कंट्रीब्यूट करेगा 1 आउटकम। किंग आया, क्वीन आया, जैक आया, सब एक आउटकम करेंगे। 2 नंबर यहाँ पर 2 नंबर आने का ये मतलब नहीं कि मेरे पास 2 आउटकम्स आ रहे हैं। नहीं, नंबर 2 है लेकिन आउटकम एक ही है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड क्या होगा कि आउटकम मेरे पास एक ही है अपॉन कितने में से है? तो वो 52 कार्ड्स में से है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/52। ठीक है। टोटल कार्ड्स मेरे पास इतने थे तो ये इस तरह बन गया 1/52। एक एग्जांपल मैं और करवाती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और क्वीन। ठीक है। या तो किंग या तो क्वीन। इसके पास कितने किंग हैं? एक किंग है इसके पास। एक किंग इसके पास भी होगा, 2 हो गए। एक किंग इसके पास भी होगा, 3 होंगे। और एक किंग इसके पास भी होगा, 4 हो गए। क्योंकि मैंने कहा जो पहले की डिस्ट्रीब्यूशन है सेम 13 कार्ड्स हर एक के पास डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर क्वीन इसके पास एक है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो टोटल किंग कितने हो गए आउट ऑफ 52? 4/52। क्वीन कितनी हो गई? 4 हैं। कितनों में से हैं? 52 में से है। तो जब एक चीज़ आपको समझनी है, जब हमें और बोला जाता है ना तो वहाँ पर हम प्लस करते हैं। अगर यहाँ ऐसा होता अ किंग एंड क्वीन तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। तो ये क्या करता? हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते। ठीक है। 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल्स टू 8/52 विच इज़ इक्वल्स टू 2/13 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 2/13। ये मेरे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये सब चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल कि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और किस तरह इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने आपसे एक बात की थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ये अंडर किसके हेड के अंदर आते हैं? मल्टीप्लिकेशन के हेड के अंदर आते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मैंने आपको वो इवेंट्स कहा था जहाँ पर जैसे 2 इवेंट हो रहे हैं तो व्हेन ए इवेंट इज़ हैपनिंग इट डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद बी।
मतलब जब ए इवेंट हो रहा है तो बी को उसके होने से कोई फ़र्क नहीं है और ए को भी बी के होने से कोई फ़र्क नहीं है, मतलब दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉस अ कॉइन, मैं एक कॉइन टॉस करती हूँ तो मेरे पास हेड आएगा कि टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है मेरे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या है 1/2। मैं कॉइन को पहली बार ही उछालती हूँ तो मेरा हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। मैं फिर से हेड को कॉइन उछालती हूँ, मेरे पास रिज़ल्ट आ जाता है हेड फिर से। अब ऐसा नहीं है कि फिर से मैं कॉइन टॉस करूँ तो टेल ही आएगा, टेल इज़ नेवर ड्यू। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टॉस पे टेल ही आए, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसमें हेड या टेल ने आना है, दैट्स फाइन है, ठीक है। मैंने पहली बारी उसको उछाला तो मेरे पास हेड आया, मैंने दूसरी बारी उछाला मेरे पास हेड आया, मैंने तीसरी बारी उछाला मेरे पास फिर से हेड आया। अब अगर मैं चौथी बारी उछालूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेल ही आएगा, देयर इज़ अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड इक्वल चांस ऑफ गेटिंग टेल। पास्ट इवेंट्स डिडंट हैव टू डू एनीथिंग विद द हैपनिंग ऑफ द फर्दर इवेंट। तो इसका मतलब ये इवेंट्स जो होते हैं ये आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जहाँ पर, या इसको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कह सकती हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान से समझना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको किस तरह लिखा जाता है? और हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला मैंने कल करवाया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। ये है इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई दो इवेंट्स हैं A और B, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट यानी कि A डैश और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि B डैश, वो दोनों भी कंपलसरी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। अगर मैं सेट की फॉर्म में आपको समझाऊँ, अगर ये एक इवेंट, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये पूरा एक यूनिवर्स है U और ये A B है। अगर मैं A B आपको समझाऊँ, ये A है, ये B है और ये पोर्शन जो है ये A इंटरसेक्शन B है। B डैश अगर A इवेंट है, A डैश का मतलब है A को छोड़ के बाकी सब, मतलब A इवेंट है, A नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? A नहीं, मुझे A नहीं चाहिए, ठीक है। और B डैश का मतलब है कि B का पोर्शन छोड़ के, इंक्लूडिंग जो A इंटरसेक्शन B में है पार्ट B का, वो भी छोड़ के जो पार्ट बचेगा यानी कि ये पार्ट जो होगा वो होगा B डैश। मतलब B का कोई भी पार्ट नहीं चाहिए, ये तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पार्ट A इंटरसेक्शन B में B का इन्वॉल्व हो रहा है वो भी छोड़ के जो B डैश होगा वो कैसा होगा? A माइनस B। मैं B डैश को इस तरह लिख सकती हूँ। A माइनस B का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन B। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। A माइनस B का क्या फॉर्मूला है? A माइनस B का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, हर वो एक सिंगल एलिमेंट जो A में है पर B में नहीं है, ठीक है। इसका ये क्या मतलब था यहाँ पे मुझे आपको समझाने का, कि अगर दो इवेंट्स हैं A और उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश, वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A given that B had already occurred is equals to probability of A intersection B upon probability of B। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसको किस तरह रीड करना है? इसको रीड करना है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that B had already occurred is equals to probability of A intersection B upon probability of B। इसका क्या मतलब है कि A तब होगा जब B पहले का हो चुका होगा। इसका मतलब A B पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में A को B से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पर A टोटली B पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A गिवन दैट B हैड ऑलरेडी अक्कर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर आपको बेटर क्लियर होगा।
सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उसमें से 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल पसंद है, ठीक है। लेट्स फॉर इंस्टांस 30 हैं जिनको ऑरेंजेस पसंद है, और रखिए कितने रखें, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको मैं ए बोल दूँ, इसको मैं बी बोल दूँ। मेरे पास ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको, ये 20 वो स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों पसंद है। तो अगर मैं इनका सैम्पल स्पेस विया वेन डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये किस तरह बनेगा, आप इसे समझिएगा। देखें, जब कंडीशन अप्लाई नहीं हुई थी तो टोटल सैम्पल स्पेस जो था वो यूनिवर्स के बराबर था, ठीक है। इनिशियली जो मेरा सैम्पल स्पेस था वो यूनिवर्स के बराबर था, लेकिन जब मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि 100 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 40 जो हैं जिनको एप्पल पसंद है, 30 हैं जिनको ऑरेंजेस पसंद है, और 20 है जिनको दोनों पसंद है। तो अब मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है यहाँ पर, मुझे फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए गिवन दैट बी हैड ऑलरेडी अक्कर्ड। तो इसका क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 20, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 30, ठीक है। इसको करोगे जब आप, ये कुछ नियर अबाउट इसको करके पॉइंट या 6.7 कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप एक बारी प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर गलती होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बस यही कहती है, जब हमारे पास कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो सारा सैम्पल स्पेस जो है वो होल यूनिवर्स के बराबर होता है। तो मेरा इनिशियली जो सैम्पल स्पेस होगा वो यू होगा, लेकिन जब मैं कंडीशन अप्लाई कर दूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो इसने खाया तो इसने ऐसा किया, तो मेरा सैम्पल स्पेस जो है वो ए और बी में रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा मेरा सैम्पल स्पेस। तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मेरे पास फॉर्मूला आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए गिवन दैट ए हैड ऑलरेडी अक्कर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन दैट बी हैड अक्कर्ड। इसको मैं इस तरह से भी तो कर सकती हूँ ना, ये फॉर्मूला था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, मैंने अभी आपको समझाया। इसको इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं कि अगर इस तरह करना हो मुझे, इस तरह भी तो कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए गिवन दैट, हाँ जी इस तरह, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अच्छा चलें, आज इस तरह करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो बेस थ्योरम है, इसका जो बेस थ्योरम है इसके पहले आपको कुछ फार्मूलाज डिराइव करके बताने पड़ेंगे। आपको सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं, बट वो कैसे आए सो दैट आप उसको क्रैम ना करें, इसके लिए उनको पहले डिराइव करना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर सारा समझ आया होगा। कल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी कहाँ से, क्वेश्चन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और फिर उसके बाद हम लोग एंड में बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कुछ वेन डायग्राम से आपको फॉर्मूलाज बताने हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इफ़ नॉट, प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।